गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्वागत है आप लोग का समाजशास्त्र की पहली कक्षा में। समाजशास्त्र की पहली कक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज की कक्षा में आपको समाजशास्त्र के बारे में समाजशास्त्री दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र को समझने में आपको मदद मिलेगी इस क्लास से। समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई 2020 में उसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैं पक्षधर हूँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी विषय लाया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको किसी साइंस के विषय में रुचि है तो आप वो पढ़ सकते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मेरे समय में ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे क्योंकि जीव विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में उतना ज़्यादा रुचि नहीं था। इस वजह से मुझे साइंस स्ट्रीम छोड़ना पड़ा और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आर्ट स्ट्रीम से किया। तो नई शिक्षा नीति में आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें क्या होता था कि पहले आप जो है साल में एक बार एग्जाम देते थे, अब जो है आप साल में 2 बार एग्जाम देंगे। सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है कि हर 6 महीने में आपको एक सेमेस्टर एग्जाम देना है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट का जो है क्लास में पार्टिसिपेशन कम होता था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि साल भर वो घूमते फिरता रहता था और उसका जब एग्जाम का टाइम आता था सिर्फ उसी समय पढ़ता था। अब क्या है, आपको अब साल भर इंगेज करने का ये प्रोग्राम लाया गया है कि आप साल भर इंगेज रहोगे। और दूसरा ये सिस्टम कर दिया गया है कि 30% मार्क्स जो है आपको इंटरनल एग्जाम और असाइनमेंट से पूरा करना है। मतलब 2 आपके इंटरनल एग्जाम होंगे जिसमें से जो बेस्ट नंबर होगा, जिस भी इंटरनल एग्जाम में आपका बेस्ट नंबर होगा उसको ले लिया जाएगा, जो 20-20 नंबर का होगा। मतलब 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम आपको देना है, जिसमें आपका जिस भी इंटरनल एग्जाम में जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको ले लिया जाएगा। उसका 10 नंबर का असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट मतलब कि किसी भी विषय में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में आपको अध्ययन करके अपना जो है प्रोजेक्ट जमा करना है। तो ये 10 नंबर का होगा। टोटल 30 नंबर मार्क्स जो है इंटरनल और असाइनमेंट से होगा और 70 नंबर का जो मार्क्स है वो आपका मेन एग्जाम होगा। तो समाजशास्त्र के बारे में शुरू करते हैं। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक आर्ट स्ट्रीम का विषय है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि 2 स्ट्रीम है अपने पास, एक कला संकाय और एक विज्ञान संकाय। तो कला संकाय में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य आदि जो है कला संकाय के विषय हैं। वहीं विज्ञान संकाय के विषय है जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि जो है विज्ञान संकाय में आते हैं। तो 2 प्रकार के विज्ञान पाए जाते हैं, एक सामाजिक विज्ञान और एक प्राकृतिक विज्ञान। मतलब नेचुरल साइंस में जो मैं सब्जेक्ट बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये आते हैं, और सामाजिक जो विज्ञान है मतलब कि सोशल जो साइंसेज हैं उसमें समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि आते हैं। तो समाजशास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र का जो उत्पत्ति है, जो विषय है, उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1838 से मानी जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि समाजशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण विषय, इसकी उत्पत्ति 1838 में ही क्यों हुई? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका स्थापना जो है, जिनकी उत्पत्ति जो है हजारों वर्षों पहले हो चुकी थी, लेकिन समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है 1838 से मानी जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि 1838 से पहले किसी ने भी समाज का वर्णन जो है वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया। देखिए, समाज में तो हम शुरू से रहते हुए आ रहे हैं, है ना, समाज में हम शुरू से ही समाज में रह रहे हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जैसे समाज का सबसे पहले वर्णन करने वाले विद्वान प्लूटो थे। प्लूटो ने सबसे पहले समाज के बारे में बताया। उसके अतिरिक्त जो है अरस्तु, लुक्रेशियस और सेंट अगस्टाइन ने भी समाज का वर्णन तो जरूर किया, लेकिन उनका जो वर्णन था वो धर्म, दर्शन और कल्पना पर आधारित था। जैसे कि समाज में अगर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया जाए तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को पहले यह समझा जाता था कि भगवान ने ही जाति व्यवस्था को बनाया है। जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, भुजा से क्षत्रिय पैदा होता है, पेट से वैश्य पैदा होता है और पैर से शूद्र पैदा होता है, यह माना जाता था पहले, जब तक उसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ था। जब वैज्ञानिक अध्ययन हुआ तब यह मालूम चला कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मा ने क्या बोलते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं की है। जाति व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था से पैदा हुई है।
तो ये कब पता चलेगा? जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करोगे, और वैज्ञानिक अध्ययन अगर नहीं करोगे तब तक वो विषय जो है विषय के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि 1838 से पहले किसी ने भी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया। अब देखो, समाज का सबसे पहले वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विद्वान थे ऑगस्ट कॉम्ट, फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्ट, जिनका जन्म हुआ था 1798 को। अब क्या हुआ कि ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ 1798 को, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऑगस्ट कॉम्ट ने ही क्यों समाजशास्त्र का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया, उससे पहले किसी ने क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे भी दो कारण है। क्या होता है कि जब तक किसी चीज की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती है तब तक आप उस चीज की खोज नहीं करते हो। जैसे समाज जैसा चला आ रहा था, लोग जैसा मानते थे कि समाज, मतलब जैसे मैं बताया ना जी, जाति व्यवस्था जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई, ये लोग मान लेते थे। राजा को क्या बोलते थे? भगवान को दूत मान लेते थे, तो वो मान लेते थे। तो वैसा एक सिस्टम चला आ रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। जब तक उसमें कोई बदलाव ना होता तब तक कोई अध्ययन के बारे में सोचता ही नहीं। तो इसके पीछे दो कारण इंपॉर्टेंट है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ऑगस्ट कॉम्ट ने ही क्यों किया। तो देखिए, इनका जन्म देखिएगा आप 1798 में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति जो 1750-60 के दशक में हुई, और फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई, इन दोनों क्रांतियों के फलस्वरूप समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। इसीलिए जो है ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या किया, ऑगस्ट कॉम्ट का जो है ध्यान जो है आकर्षित हुआ समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर। तो देखिए कैसे हुआ। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनका स्थान ले लिया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने। जैसे पहले बुनकर लोग अपने हाथ से कपड़ा बनाते थे और एक दिन में एक आध साड़ी या कुछ मात्रा में जो है कपड़े जो है बना पाते थे। तो क्या हुआ, इनका स्थान किसने लिया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने। अब जो है मिनटों में या घंटों में जो है कई टन थान जो कपड़ा जो है तैयार होने लग गया। तो क्योंकि आवश्यकता भी ज्यादा थी, पूर्ति भी करना था, तो इसलिए जो है औद्योगिकरण का शुरुआत हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत होने से क्या हुआ, समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। कैसे परिवर्तन देखने को मिला समझिएगा कि आप ग्रामीण जीवन को देखिएगा। गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन जो है शहर में रहने वालों से बिल्कुल डिफरेंट पाया जाता है, बिल्कुल अलग पाया जाता है। गांव में एकदम सिंप्लिसिटी होती है, मतलब क्या बोला जाए, गांव में जो संबंध होते हैं वो बहुत घनिष्ठ पाए जाते हैं। मतलब गांव में आप देखिएगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत भली भांति जानता है, गांव का हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छे से जानता है। हमारा वहाँ एक रिश्ता भी बन जाता है, किसी को हम मुंह बोले चाचा बोल देते हैं, भैया बोल देते हैं, मामा बोल देते हैं, इस टाइप का संबंध पाया जाता है। गांव में कुछ भी जैसे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे कोई मरने का जो वो होता है संस्कार होता है, उसमें जो है सभी जो गांव ग्रामीण हैं वो एक साथ मिलजुल कर उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन आप शहर में देखिएगा, शहर में छुओ और जाओ के संबंध पाए जाते हैं, टच एंड गो के संबंध पाए जाते हैं। यहाँ आदमी पड़ोसी तक को भी ठीक से नहीं जानता है। यहाँ आदमी सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है। आदमी जो है ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करने जाता है, यहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग पाया जाता है ग्रामीण से, गांव से। तो क्या हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर पाया, दोनों समाज में बिल्कुल क्या बोलते हैं, जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। वहां पे क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी वाले रिलेशनशिप नहीं पाए जाते गांव में, है ना। यहाँ पे क्या पाया जाता है, फॉर्मेलिटी वाले रिलेशनशिप पाए जाते हैं शहर में। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आदमी जुड़ा रहता है किसी से, वहां पे इनफॉर्मल रूप से आदमी जुड़ा होता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आने से गांव जो है, बहुत सारे जो गांव है वो नगरों में परिवर्तित होने लग गया। तो क्या हुआ, समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंट आया समाज में। समाज के रहन सहन, समाज के जो संबंध है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। तो क्या हुआ कि वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया समाज ने, कि समाज भी ऐसा कोई चीज है जिसको हमको अब अध्ययन करना चाहिए कि क्यों समाज इस टाइप का परिवर्तित हो रहा है। दूसरा एक हुआ फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, वहां राजाओं का शासन चलता था, राजतंत्र था। तो जब 1789 का समय था तो वहां एक लुई 16वां करके शासक हुआ करता था। वहां के राजा को लुई के नाम से जाना जाता था, लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करके चलता था। जो जब 16वां नंबर का शासक था तो वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, क्रूर टाइप का शासक था। उसकी नीतियां जो है जनता के हित में नहीं हुआ करती थी। तो वहां के लोगों ने क्या किया, जनता के राजा के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और उसको बीच चौराहे में फांसी पर लटका दिया गया, लुई 16वां को।
तो क्या किया गया, वहां पर राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और एक नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा दिया गया फ्रांसीसी क्रांति में, और राजतंत्र को खत्म करके क्या हो गया, वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो क्या हुआ, इससे भी समाज में कैसे परिवर्तन आया कि हम जो है, हमारे में ये ट्रेंड हुआ करता था कि हम राजा को भगवान का दूत मान लिया करते थे। मतलब भगवान का आदेश मान के राजा के हर हुक्म का पालन करते थे, है ना। राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था, चाहे वो सही डिसीजन हो चाहे गलत डिसीजन हो, उस पर हम आंख बंद करके चलते थे। हमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका विद्रोह कर सके। तो एक सिस्टम चला आ रहा था राजतंत्र, तो उसका स्थान किसने ले लिया, लोकतंत्र ने ले लिया। तो जब लोकतंत्र ने लिया तो क्या हुआ, लोगों के पास अधिकार आ गया, लोगों के पास राजा चुनने का अधिकार आ गया, है ना। तो ये आ गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो योग्य होगा, है ना। तो आज भी वही सिस्टम है, भारत में भी वही सिस्टम है। राजतंत्र की जो है खत्म हो चुका है, यहाँ भी लोकतंत्र आ चुका है। यहाँ हम अपने नेताओं को चुनते हैं ना, सांसद है, विधायक है, इनको चुनते हैं, फिर वो जाके आगे जो है सांसद लोग मिल करके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, फिर वो लोग सब मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये लोकतंत्र है। तो इससे भी क्या हुआ, समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। तो इन दोनों परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, विद्वानों का जो ध्यान आकर्षित किया समाज ने। अब देखिए 1798 में इनका जन्म हो चुका था, और ये परिवर्तन होने में लगभग 40-50 साल का समय लगा होगा। 40-50 समय में बिल्कुल जो है पूरे विश्व में जो है परिवर्तन देखने को मिला था। तो इनके पास क्या है, ये लगभग जब 20 साल के रहे होंगे तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अध्ययन करने के लिए, एक स्टडी करने के लिए। क्या हुआ, एक सब्जेक्ट मिल गया, है ना। सोसाइटी जो है एक स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट मिल गया। तो इनके गुरु थे सेंट साइमन, उन्होंने इनको जो है क्या बोलते हैं, गाइड किया कि समाज जो है उसके बारे में अभी तक किसी ने वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है, तो तुम इसमें करो करके उसको गाइड किया। तो उनके जो निर्देशन में उन्होंने समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू किया। तो देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन का क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का क्या है, एक क्रम होता है। किसी भी विषय को जब तक आप वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करोगे, उसको साबित करके नहीं दिखाओगे, तब तक वो विषय के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिक अध्ययन का क्या है, कुछ क्रम होता है। जैसे कि क्या होता है, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है उसमें। मतलब कि आप अपनी खुली आंखों से देख करके चीजों को देखते हो। जैसे रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, मान लो जाए 10-15 पत्थर पड़े हैं, तो आप उसको देखोगे कि ये पत्थर है ना, कुछ छोटे पत्थर हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं, है ना। तो आप अपनी आंखों से देखोगे, ये नहीं कि किसी ने कह दिया, जैसे कह दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो उस पर आप बिलीव नहीं करोगे। ब्रह्मा के मुख से जब तक आप पैदा होते देखोगे नहीं, तब तक उसको बिलीव नहीं करोगे। ये होता है वैज्ञानिकता। तो अवलोकन द्वारा क्या है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब जैसे कि मान लो पत्थर पड़े हैं, तो पहले उसको वर्गीकृत करोगे कि छोटे पत्थरों को अलग करोगे, मिडिल साइज को अलग करोगे, बड़े पत्थरों को अलग करोगे, है ना। वर्गीकरण विश्लेषण करने के बाद जो है आप एक सिद्धांत बनाओगे। सिद्धांत मतलब मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे और प्रोसेस हैं, वैज्ञानिक अध्ययन का बहुत सारे प्रोसेस है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं। फिर लास्ट में जाके आप क्या करोगे, एक सिद्धांत बनाओगे। सिद्धांत ये बनाओगे कि आपको पता चला कि नहीं, ये धरती में जो पाया जाने वाला पत्थर है उससे डिफरेंट है, हो ना हो ये उल्का पिंड के रूप में यहाँ धरती पे गिरा है और ये वहां का भाग है। उसके बाद क्या होना चाहिए, उस सिद्धांत में सार्वभौमिकता होनी चाहिए। सार्वभौमिकता मतलब कि हर जगह, हर जब भी वो वैसा अध्ययन उसमें कोई करे तो वही रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले, फिर बाद में पता चले अरे ये तो भाटापारा का वो खार में पाए जाने वाला पत्थर है ना। तो वो सिद्धांत जो है वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा फिर, है ना। मतलब जितनी बार भी कोई अगर उसमें अध्ययन करे तो वही मालूम होना चाहिए कि ये उल्का पिंड के रूप में यहाँ गिरा है। जैसे कि साइंस में आप देखना कि कोई किसी का ब्लड ग्रुप लेता है, ब्लड ग्रुप लेने के लिए ब्लड का सैंपल लेता है, तो एक बार बी पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप आ गया तो 10 बार भी चेक करेगा तो बी पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरी बार में बी नेगेटिव आ गया, तो वो सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा। वैज्ञानिक कहने का मतलब यह है कि 10 बार भी अगर उसका कोई अध्ययन करता है तो रिजल्ट वही आना चाहिए। और उसके बाद सार्वभौमिकता हो गई उसमें जो है सिद्धांत में। उसके बाद सिद्धांत जो दिए हैं उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। भविष्यवाणी करने की क्षमता मतलब कि जैसे ब्लड सैंपल लिया ना कोई डॉक्टर जो है, तो वो ये देख के बता देता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, इसमें और इस चीज की कमी है, तो फ्यूचर में इस आदमी को इस टाइप की बीमारियां घेर सकती है, इस टाइप का ये प्रॉब्लम में आ सकता है ना। लेकिन वो सिर्फ संभावनाएं होती हैं, 100% ये नहीं है कि वो होगा ही होगा, लेकिन भविष्यवाणी कर सकता है ना, क्षमता उसमें आ जाती है। उसके जो सैंपल लिया है उसके आधार पर वो अपना निष्कर्ष निकालता है कि भविष्य में ये प्रॉब्लम इसको आ सकता है। भाई मौसम विभाग भी है, मौसम विज्ञान भी है,
वो भी तो भविष्यवाणी करता है ना कि यहाँ वर्षा होगी, लेकिन कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% वो सही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है कि भाई यहाँ चक्रवात बन रहा है तो यहाँ कम दबाव का क्षेत्र है तो यहाँ तूफान और आंधी आ सकती है, तो अलर्ट जारी करता है ना। वैसा समाजशास्त्र में भी होता है। समाज भी हम बता पाते हैं समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद कि समाज आने वाले समय में कैसा होगा, लेकिन 100% ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा हो, है ना, लेकिन मैक्सिमम टाइम वैसा होता है। तो कहने का मतलब ये मैंने आपको बताया वैज्ञानिक पद्धति। तो जब इन पद्धतियों का हम उपयोग करके किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे तभी उसको वैज्ञानिक अध्ययन माना जाएगा, है ना। किसी के कह देने से जो है हम उसको वैज्ञानिक अध्ययन या विषय के रूप में स्थापित नहीं करेंगे। तो ऑगस्ट काम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू किया। जब उन्होंने अध्ययन स्टार्ट किया तो उनको इस विषय को एक नाम देना था। उन्होंने इस विषय को सबसे पहले नाम दिया था सामाजिक भौतिकी। कोई भी विषय जब आप कोई अध्ययन करते हो तो उसका एक विषय को एक नाम देना होता है ना, तो उन्होंने एक सामाजिक भौतिकी मतलब सोशल फिजिक्स नाम दिया। फिर उनको बाद में ये लगा कि यार भौतिकी या फिजिक्स नाम से तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो नहीं, इसको जो है सामाजिक भौतिकी कहना सही नहीं होगा। तो अब जो 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र विषय नाम दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1838 आपको याद रखना पड़ेगा, ये बार बार पूछा जाता है और ये समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि 1838 में ही समाजशास्त्र नाम दिया गया है। हाँ, तो अगस्त काम ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द नाम दिया और 1838 में ही समाजशास्त्र विषय का स्थापना माना जाता है। तो देखिए कई कई ऐसे गाइड आपको मार्केट में अवेलेबल हैं जो इसको 1839 बताते हैं। मतलब उनका इतना रद्दी टाइप का नॉलेज है कि बेसिक नॉलेज नहीं है उनको कि समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में हुई थी कि 1839 में। अब बताइए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी, अब 1837, 38, 39 सब दिया है ऑप्शन में, तो आप उस गाइड के हिसाब से तो 39 मारोगे, तो वहां तो आप गलत हो जाओगे, है ना। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे जो रद्दी गाइड हैं उनको पढ़ना बंद कीजिए, है ना। हमने जो है इस बुक से ही आपके लिए गाइड बनाया है ना। ये 100% ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी गलत फैक्ट या रॉन्ग फैक्ट नहीं दिया गया है। पीपीएम नाम से एक गाइड बनाया है और बाकी भी विषय का हम गाइड बना रहे हैं, है ना, ताकि स्टूडेंट को इसका सही लाभ मिल सके और रद्दी जो गाइड है वो मार्केट से बाहर हो सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समाज शास्त्र का ये मैंने आपको उत्पत्ति बताई कि कैसे समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। देखिए समाज शास्त्र एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा यह मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसको समाज का बेसिक जो है वैज्ञानिक नॉलेज होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जैसे आप साइंटिस्ट बन गए लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं उसी का वैज्ञानिक आपको नॉलेज नहीं है, आप अभी भी रूढ़िवादी परंपरा में चलते हो, वही जाति व्यवस्था पर बिलीव करते हो, वही भेदभाव का आप में भावना है, तो मेरे हिसाब से आपकी पढ़ाई फिर अधूरी है। आप पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, है ना, लेकिन आपको समाज, जिस समाज में आप रहते हैं, है ना, जो आपका घर है, उसका कम से कम वैज्ञानिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप में ही नहीं सही, लेकिन मोटा मोटी आपको वैज्ञानिक नॉलेज होना चाहिए कि जाति व्यवस्था जो अभी है वो क्यों है ना, महिलाओं से ही दहेज प्रथा क्यों स्टार्ट हुई, है ना, इन सब चीजों का इतिहास जानना आपको आवश्यक है। इन सब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये हो गया समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, किस किस सर्कमस्टांसेस में जो है, किस परिस्थिति में जो है समाज का उद्भव हुआ। अब देखिए हम जो है समाज का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ में जब हम जाएंगे तो समाज जो है, समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से है? समाज और शास्त्र, जो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द और ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र जो है समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये उसका प्रॉपर परिभाषा होगा। समाज शास्त्र अगर आपको पूछा जाता है कि समाज शास्त्र क्या है, तो समाज शास्त्र समाज का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं परिभाषा में। परिभाषा में जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा को हम चार भागों में बांट सकते हैं। क्या है? विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है।
कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जैसे कि वार्ड, गिडिंग, ओडम और समनर आदि विद्वान क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जैसे कि मैकाइवर पेज, मैक्स वेबर, क्यूबर, अर्नाल्ड एम्ब्रोस आदि विद्वान क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जैसे कि मैकाइवर पेज बोलता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। यह कौन बोलता है? मैकाइवर पेज। उसके बाद कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जैसे नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा मानने वाले विद्वान है ग्लिन एंड ग्लिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमिल आदि विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इनके अलग अलग परिभाषाएं हैं, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि वार्ड बोल देता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वो समाज को बोलता है ना, समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बोलता है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान बोलता है। तो ये 4 भागों में बटा है, आपको जो है इसको याद करना पड़ेगा। देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे हम अब कह रहे हैं कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना, इसमें से कोई भी जो परिभाषा है वो गलत नहीं है ना, सभी इसमें शामिल। देखिए हम समाज में सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, समाज का भी अध्ययन करते हैं, समूहों का भी अध्ययन करते हैं और अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर एकदम सटीक परिभाषा दिया जाए कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये सबसे सटीक परिभाषा होगी। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो समाज क्या है? देखिए समाज जो है उसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में समाज को हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे व्यक्तियों का जो समूह है उसी को हम समाज मान लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, है ना, जैसे तेली समाज, कुर्मी समाज, ये बोल देते हैं। तो वो साधारण बोलचाल की भाषा में हम उसी को समाज मान लेते हैं, लेकिन वो समाज नहीं है, वो केवल व्यक्तियों का समूह मात्र है। समाजशास्त्र में समाज किसे कहेंगे? यहाँ पे जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को जो जाल है, जो व्यवस्था है, उसी को हम समाज कहते हैं। देखिए मैकाइवर पेज का कथन है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है ना। कहने का मतलब यह है कि मान लो जाए किसी जंगल में कोई लोगों का कोई झुंड है, वो आपस में एक दूसरे से मिलते ही नहीं है ना, उनके बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती, मतलब इंटरेक्शन नहीं होती, मेल जोल ही नहीं है, बातचीत ही नहीं होती है, तो उसको हम समाज नहीं कहेंगे, वो झुंड मात्र है। वो समाज कब कहलाएगा? जब उसमें जो है एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था बनेगी, मतलब आपस में वो लोग मिलेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तब जो है उनके बीच में संबंध डेवलप होगा, और संबंध के उसी जाल को ही हम समाज कहते हैं, है ना। केवल झुंड को या संख्या को ही हम जो है समाज नहीं कह सकते। तो अब आप समझ गए कि समाज क्या है। तो समाज क्या है? समाज जो है व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था होती है, जो जाल होता है, उसी को हम समाज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब समाज जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, तो सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध बनते कैसे हैं? तो सामाजिक संबंध के बारे में आपको बताऊं, सामाजिक संबंध के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले यह है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, है ना। मतलब एक अकेले व्यक्ति संबंध बना सकता है क्या? अगर वो बड़बड़ाते रहे हवा में अकेले जो है, तो क्या संबंध बनाएगा? वो नहीं बना सकता। उसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, मतलब 2 व्यक्ति आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तभी ना संबंध बनेगा। चाहे कोई भी संबंध हो सकता है, उससे दोस्ती का भी हो सकता है, संघर्ष का भी हो सकता है, सहयोग का भी हो सकता है, किसी टाइप का भी संघर्ष हो सकता है, मतलब संबंध हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम जो है तभी सामाजिक संबंध बनेगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो। दूसरा कंडीशन यह है कि उनके बीच अंतःक्रिया होना चाहिए, अंतःक्रिया, और वो भी कंटिन्यू अंतःक्रिया। मतलब कि अंतःक्रिया कहने का मतलब क्या है? जो हम बोलचाल बातचीत करते हैं ना, एक दूसरे से जो बात करते हैं, है ना, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को समाजशास्त्री भाषा में अंतःक्रिया कह दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा समाजशास्त्र की कुछ ऐसी शब्दावली है जिसको आप समझना पड़ेगा आपको। अंतःक्रिया बोल दिया जाता है, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब कि विचारों का आदान प्रदान, जो बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनके बीच जो है प्रॉपर जो है अंतःक्रिया होनी चाहिए। मैं जैसे बताया ना कि जंगल में अगर व्यक्ति हैं बहुत सारे, है ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बीच अंतःक्रिया ही नहीं होता, बातचीत ही नहीं होती, तो संबंध बना पाएंगे क्या? वो नहीं बना सकते। तीसरा यह है कि पारस्परिक जागरूकता भी होनी चाहिए। पारस्परिक जागरूकता मतलब कि कॉन्शियसनेस,
मतलब मान लीजिए एक पागल आदमी आपको रास्ते में मिलता है, रोज आप उससे जाके बात करते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हुआ, उनके बीच अंतःक्रिया भी हुआ, बात करते हो आप, है ना। लेकिन उसमें पारस्परिक जागरूकता ही नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो आपकी बातों को समझता ही नहीं है। मतलब आपकी बातों को जब समझेगा, उसका रिप्लाई करेगा, मतलब उसका प्रत्युत्तर देगा, तभी तो वो प्रॉपर इंटरेक्शन कहलाएगा, है ना। तो अगर प्रॉपर कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तब भी जो है वो सामाजिक संबंध नहीं बन सकता है। तो सामाजिक संबंध के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दिया। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, उनके बीच पारस्परिक जो है परस्पर जो है क्या होना चाहिए, अंतःक्रिया होना चाहिए, और उनके बीच पारस्परिक जागरूकता भी होनी चाहिए। तो 3 चीजें आवश्यक है सामाजिक संबंध बनने के लिए, और इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। तो ये आपका आज का एक मोटा मोटी टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। सर, ये कार्ल मार्क्स को अफीम क्यों कहा गया है? कार्ल मार्क्स को अफीम मतलब कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम अच्छा, क्यों कहा धर्म है? को अफीम क्यों कहता है? देखिए ये बड़ा विस्तृत क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि देखो, मनुष्य ऐसी प्रजाति है जिसको कितना भी अच्छा सिस्टम बना के दे दो, वो उसमें खराबी ले ही आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। क्या हुआ कि शराब का नाम सुने हो आपने, दवा और दारू का नाम सुने हो नहीं, दवा और दारू, है ना। तो दवा के साथ जो शराब का नाम लिया जाता है, क्यों? क्योंकि शराब का जो इजाद है, शराब की जो उत्पत्ति है, वो मानव कल्याण या मानव के फायदे के लिए हुई थी। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, है ना, जिसमें शराब को अगर दवाई के रूप में दिया जाए तो वो जो है उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करता है। जैसे कुछ कफ सिरप में भी देखना एल्कोहल होता है, तो वो शराब ही है, एक काइंड ऑफ एल्कोहल ही है, शराब ही है वो, है ना। लेकिन आज क्या होता है, आज उसका दुरुपयोग होता है। लोग जो है उसको ज्यादा मात्रा में बॉटल बॉटल गटक जाते हैं, उससे अपना संपत्ति का नुकसान करते हैं, पारिवारिक जीवन का नुकसान करते हैं, है ना, अपने सम्मान का नुकसान करते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो यही चीज धर्म के साथ हुई। धर्म के साथ क्या हुआ कि धर्म की उत्पत्ति भी मानव कल्याण के लिए हुई थी, है ना। क्या था कि पहले जब हम झुंड में रहते थे, समाज जब व्यवस्थित नहीं था, तो समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, उसमें से एक सिस्टम धर्म भी था। उसी समय वर्ण व्यवस्था की भी उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो दोनों को मैं बताऊंगा आपको। क्या हुआ, धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि पहले पुलिस और प्रशासन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो आपके व्यवहार को कंट्रोल कर सके। मतलब आप चोरी करते हो, किसी की हत्या कर देते हो, किसी को मार देते हो, तो इन सब को रोकने के लिए, आपको व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए क्या था, क्या नहीं था, पुलिस और प्रशासन जैसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। तो धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुई थी ताकि लोगों में जो है उनके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके, उनमें भगवान का थोड़ा सा भय हो और आस्था हो भगवान के प्रति, कि अगर आप बुरा कार्य करोगे तो भगवान आपको उसका दंड देगा, है ना। इस टाइप के काम करना अपराध है, पाप है, और इस टाइप के काम करना पुण्य है। ये कैटेगराइज किया गया उस समय ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, कोई किसी की संपत्ति को जबरदस्ती छीन न ले, कोई किसी के अधिकारों को जबरदस्ती छीन न ले, तो अव्यवस्था ना फैल जाए। इसलिए जो है धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म का एक और कार्य था, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य, धर्म का एक इंपॉर्टेंट और कार्य था कि धर्म जो है हमें विपरीत परिस्थिति में बल देता है ना। क्या होता है, जब आदमी बहुत ज्यादा हताश निराश हो जाता है, अपने जीवन से हताश निराश हो जाता है, तो उसको धर्म जो है वो बल देता है, आस्था देता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो भगवान ने कुछ अच्छा मेरे बारे में सोचा होगा, है ना। भगवान मेरे बारे में मेरे लिए और अच्छा सोचा होगा, मैं हो सकता है आने वाले समय में मुझे इसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। तो ये क्या होता था, धर्म में जो आस्था रखते थे, भगवान में जब हम आस्था रखते थे तो हमको एक बल मिलता था। अगर ऐसी आस्था ना हो तो व्यक्ति हताश निराश होकर मरने के कगार पे चला जाए। तो इन सब को रोकने के लिए ही धर्म की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो ये हो गया धर्म। अब लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है, अभी के समय में धर्म का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई धर्म के नाम पे दूसरे को काट रहा है, कोई धर्म के नाम पे दूसरे की हत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन धर्म की उत्पत्ति इसलिए तो नहीं हुई थी। तो जो धर्म मानव कल्याण के लिए हुई थी, आज वही धर्म उसके लिए हानिकारक बन चुकी है। इसीलिए क्या कहा गया, कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है, अफीम के समान माना गया है। क्या हुआ है, अफीम आप जानते हो, अफीम एक ड्रग्स है।
अफीम का भी उत्पत्ति इसीलिए हुआ था कि उसको दवाई के रूप में उपयोग किया जाए। बहुत कम मात्रा में बहुत सारे ड्रग्स में जो बहुत सारी दवाइयां हैं उसमें जो है मानसिक रोग हो गया, शारीरिक रोग हो गया, उसमें अफीम का उपयोग किया जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन आज अफीम का क्या उपयोग हो रहा है? लोग ड्रग्स के रूप में उसको इंजेक्शन के रूप में ले रहे हैं, है ना, उसको पाउडर के फॉर्म में सूंघ रहे हैं, है ना, और पूरा समाज जो है उसके कारण अस्त व्यस्त हो रहा है, लोग अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। वही धर्म के साथ हुआ कि धर्म को जो अगर सही मात्रा में आप मानोगे, भगवान पे आप आस्था रखिए, किस हर धर्म का जो है बेसिक उद्देश्य वही है कि मानव कल्याण, मानव की भलाई करना ही हर धर्म का उद्देश्य है। किसी भी धर्म में मानव को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कही जाती, लेकिन फिर भी लोग जो है धर्मांध होके जब उसका बहुत ज्यादा आप दुरुपयोग करने लगोगे, वही बताया ना, अफीम को थोड़ा मात्रा में लोगे वो इलाज का काम करेगा, धर्म को आप सही मात्रा में लोगे तो मानव कल्याण करेगा, लेकिन वहीं आप धर्मांध हो जाओगे, वहीं अफीम को इंजेक्शन के रूप में लोगे तो वो विनाश का रूप ले लेगी। इसीलिए क्या कहा गया, कार्ल मार्क्स ने ये कहा, धर्म को अफीम की संज्ञा दी। तो मेरा भी ये मानना है कि हर एक चीज का अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति जो है वो नुकसानदायक होती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अफीम हो, चाहे कुछ भी हो। उसको जितना सही मात्रा में लेने को कहा गया है, जितना सही मात्रा में मानने को कहा गया है उतने मात्रा में मानिए, धर्म को उतनी ही मात्रा में मानिए जिससे मानव कल्याण हो सके, धर्मांध ना बनिए। इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। जैसे मैं आपको एक कहावत बताता हूं। एक गिद्ध था, गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध का एक बच्चा क्या हुआ, डिमांड किया कि मम्मी मम्मी मुझे इंसानी मांस खाना है। तो गिद्ध उड़ी और गया और एक सुअर का मांस को ले आई। उसका बच्चा समझ गया उसको, बोली नहीं मम्मी ये तो सुअर का मांस है, मैं नहीं खाऊंगी, है ना। फिर गिद्ध उड़ी और कुछ दूर गई, मरी हुई गाय दिखी उसको, मरी हुई गाय का मांस लेके आ गई। फिर उसका बच्चा बोला कि नहीं नहीं मम्मी मैं तो इसको नहीं खाऊंगी, ये तो गाय का मांस है। तब गिद्ध को लगा कि अब क्या किया जाए। तो गिद्ध ने क्या किया, गाय के मांस को मंदिर में फेंक दिया और सुअर के मांस को मस्जिद में फेंक दिया। अब सोचिए क्या हुआ होगा। फिर वहां इंसानी लाशों के मांस ही मांस बिछ गए। तो कहने का अर्थ वही है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे गिद्ध हैं, उनसे हमको बच के रहना है, जो धर्म के नाम पे हमको लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही चीजें क्या हुआ था, वर्ण व्यवस्था के साथ हुई थी। वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी कि मैं जैसे बताया ना कि समाज पहले व्यवस्थित नहीं था, तो उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या हुआ कि एक व्यवस्था बनाई गई। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है सब टाइप के काम कर लेता था। सब टाइप के काम मतलब कि जैसे वही अपने बच्चों के बाल काट लेता था, वही अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलाई कर लेता था, वही खेती का काम कर लेता था, वही अपने हल के लिए जो है लोहार का काम भी कर लेता था। हर टाइप का काम जो है अपने बच्चों को पढ़ा भी वही लेता था। तो इससे क्या होता था, उसे काम में विशेषीकरण नहीं था, स्पेशलाइजेशन नहीं था। स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं देखिएगा, समझिएगा। जैसे आपने कभी कंप्यूटर ऑपरेटर को देखा होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर कीबोर्ड की तरफ देखता भी नहीं है और वो सीधा स्क्रीन में देख करके कीबोर्ड में टाइप करता है और इतनी तेजी से करता है कि बिल्कुल भी कहीं मिस्टेक नहीं होता। लेकिन आपको अगर करने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, एक एक बटन देखोगे, ऐसे ऐसे टच करोगे। तो यही होता है स्पेशलाइजेशन। जब आप एक काम करते हो तो उसमें इतनी ज्यादा आपकी निपुणता आ जाती है, इतना ज्यादा उसमें विशेषीकरण हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि आप उसको एकदम परफेक्ट रूप से करते हो। इसका एक और उदाहरण देता हूं। आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना है? मनीष मल्होत्रा मतलब इतना बड़ा डिजाइनर है कि अच्छे अच्छे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं उसके सामने, उसके कपड़ों को पहनने के लिए या अपना कपड़ा डिजाइन करने के लिए, है ना। कुल मिला के देखा जाए तो वो दर्जी ही तो है ना, एक प्रकार का दर्जी ही है। लेकिन क्योंकि उसको अपने इस कार्य में स्पेशलाइजेशन है, अपने काम में विशेषीकरण है, इसलिए उसका इतना डिमांड है। तो क्योंकि वो एक ही काम कर रहा है ना। आप 10 टाइप के काम करोगे तो किसी में भी आपका स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। जावेद हबीब का आपने नाम सुना होगा। जावेद हबीब जो है इंडिया का टॉप मोस्ट जो है हेयर स्टाइलिस्ट है। तो कुल मिला के वो भी नाई है ना, बाल काटने वाला नाई बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसका इतना अपने काम में स्पेशलाइजेशन है कि उसका डिमांड बहुत हाई है ना। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी उसे अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि पहले जो था किसी भी कार्य में स्पेशलाइजेशन नहीं था। तो ये स्पेशलाइजेशन लाने के लिए कि भाई जिस व्यक्ति में जिस टाइप की योग्यता हो उसको वैसा कार्य दे दिया जाए,
है ना। तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया, वर्ण व्यवस्था को 4 कैटेगरी में बांटा गया। इसको एक पद बोला जा सकता है। जैसे अभी के समय में जो सिस्टम है ना, सेम वही सिस्टम उस समय था। जैसे अभी के समय में क्या होता है कि आप अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, है ना, यूपीएससी क्रैक कर लोगे तो आप आईएएस बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे। बन सकते हो कि नहीं बन सकते। आप में थोड़ी कम योग्यता है, थोड़ा पढ़ने लिखने में उतनी रुचि नहीं है, लेकिन आप शरीर से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो, अच्छा हाइटेड हो, पढ़ने में नॉर्मल हो, तो आप किस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते। एक और क्षेत्र है, जैसे कि आप बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, आपको व्यापार करने में इंटरेस्ट है ना, आपको युवा एंटरप्रेन्योर बनना है ना, एक युवा व्यवसायी बनना है, तो आप वो बन सकते हो कि नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हो। अगर आप में वो योग्यता है, उस क्षेत्र में आप में नॉलेज है, उस क्षेत्र में आप अच्छा काम करते हो, तो आप व्यवसायी बन सकते हो। एक और कैटेगरी होती है, जैसे सेवा का क्षेत्र होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे कि उसमें कितना जो जितना भी ये बाल काटना, कपड़े सिलना, है ना, सफाई का काम करना, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो अगर आप में योग्यता नहीं है तो आपको सर्विस सेक्टर का काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो सेम यही सिस्टम उस समय भी था कि समाज में जो व्यक्ति जो है पढ़ने लिखने का काम करता था, या उसको पढ़ने लिखने में जो इंटरेस्ट है, या अच्छा जो है उपदेश देने का काम करता था, मतलब वेदों का अच्छा ज्ञाता हुआ करता था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता था, तो उसके एक पद नाम दिया गया था, उसको कहा गया था ब्राह्मण। पढ़ने लिखने वाले, उपदेश देने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता था वर्ण व्यवस्था में। ठीक है। अभी की व्यवस्था में आप एक प्रोफेसर को उसके समकक्ष मान सकते हैं। जैसे एक प्रोफेसर जो है अच्छा पढ़ा लिखा होता है ना, वेल एजुकेटेड होता है, पीजी करके अच्छा एकेडमिक जो है रिकॉर्ड के साथ जो है एक प्रोफेसर बनता है ना। तो अभी आप उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में प्रोफेसर को ले सकते हैं। उसके बाद समाज में रक्षा की आवश्यकता होती थी। रक्षा मतलब कि बाहरी आक्रमण से, या आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको समझाइश देने के लिए, है ना। भाई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक नाटा सा आदमी अगर उनको छुड़ाने जाएगा तो खुद पीट जाएगा ना। तो उसके लिए कैसा आदमी चाहिए, अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ आदमी चाहिए, जो दो लोगों को ऐसे पकड़े और अलग कर दे, चलो अलग ऐसा करके, तो वही आदमी छुड़ा सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रक्षा के लिए कैसे आदमी की आवश्यकता थी, जो हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो, जो ताकतवर हो। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। अगर वैसा काम कोई करता था तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। तीसरा कैटेगरी था कि अगर आप समाज में व्यापार करते हैं, कृषि का काम करते हैं, तो उसको एक पद नाम दिया गया था, उसको वैश्य कहा जाता था। फोर्थ कैटेगरी था सेवा का क्षेत्र। अगर आप में इन तीनों क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, और आप अगर सेवा का क्षेत्र करना चाहते थे, सफाई का काम करना, कपड़े सिलना, कपड़े बनाना, बाल काटना, तो इस टाइप के अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको शूद्र कहा जाता था। लेकिन किसी भी कैटेगरी को हीन भावना से नहीं देखा जाता था। ठीक है, हर कैटेगरी का अपना सम्मान था। कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में, उसके बच्चे जो है, हर व्यक्ति के बच्चे दूसरी कैटेगरी में जा सकता था, है ना। तो जैसे ब्राह्मण के बेटे में अगर योग्यता होती, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होता, सेना में जाना चाहता, तो वो क्षत्रिय बन सकता था। क्षत्रिय का बेटा अगर व्यापार करना चाहता था तो वैश्य बन सकता था। शूद्र का बेटा अगर पढ़ने लिखने में तेज होता, है ना, उसको अच्छा वेदों का ज्ञाता होता, तो वो क्या बन सकता था, ब्राह्मण बन सकता था। लेकिन क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था जो है बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई, उसका बहुत बड़ा रीजन था कुछ स्वार्थी लोगों का सत्ता पे काबिज होने की जो लालसा थी, उस वजह से ये चल नहीं पाई। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, जितने भी कलेक्टर हैं, ऊंचे पद में या ऊंचे सम्मान वाले व्यक्ति हैं, वो है ना, आईएएस हैं, उनको सबको एक साथ बिठा के पूछा जाए कि क्या आप अपने बेटे को सफाई कर्मचारी बनाना चाहोगे, तो वो एक लाइन में बोलेंगे कि नहीं। वो चाहेंगे कि मेरा बेटा कम से कम मेरे पद में आ जाए, मेरे से समकक्ष पद में आ जाए, या अच्छे पद में आ जाए। तो वही उस समय हुआ, जो उच्च सम्मान में बैठे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें जो है, जब उसमें ऊंच नीच की भावना आ गई कि तुम्हारा काम निम्न है, तुम छूत हो, हमारा काम अच्छा है, हम उच्च हैं, इस टाइप की जब भावना आई, तो उन्होंने जानबूझ के जो है वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। वर्ण व्यवस्था ओपन सिस्टम था, खुला व्यवस्था था, कोई भी कहीं भी जा सकता था। जाति क्या है, बंद व्यवस्था है। अभी आप कितना भी अच्छा आप में क्वालिटी हो, आप अपनी जाति नहीं बदल सकते, है ना। तो वर्ण व्यवस्था कर्म गुण योग्यता पर आधारित था। जैसा आप में कर्म होता था, जैसा आपका गुण होता था, जैसी आप में योग्यता होती थी, उस हिसाब से आपको पद मिलता था। लेकिन जाति व्यवस्था में क्या हो गया, जन्म को आधार मान लिया गया। मतलब आपका कर्म गुण को छोड़ दिया गया कि आप में कर्म गुण कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें पैदा हो गए उस जाति में, तो आप में उसमें ठप्पा लग गया। वर्तमान सभ्य समाज में जाति व्यवस्था को कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, है ना। इसका कोई भी औचित्य नहीं है।
केवल वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व है और हमारा कानून भी इसी को मानता है, वर्ण व्यवस्था को। इसीलिए जो है हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही आज कंपटीशन एग्जाम देते हैं, आज कंपटीशन में भाग लेते हैं कि नहीं लेते। तो ये जो है आपका मैंने बता दिया कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा क्यों दी थी। तो आज मोटा मोटी समाजशास्त्र का हमने जो है परिचय पढ़ लिया। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आप आगे जो है समाजशास्त्र की अवधारणाओं को समझ पाएंगे। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि हमने कुछ बुक्स निकाले हैं, उसमें से ये इंग्लिश मीडियम का बुक्स है सोशियोलॉजी का, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, इसको देख लीजिएगा। कुछ जो है हिंदी मीडियम का जो VSC का बुक है, वैल्यू एडेड कोर्स, मतलब कि भारतीय परंपरा और मूल्य, उसके बुक्स हैं, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा। और गाइड मैंने बता दिया कि बाहर से गाइड लेना बंद कीजिए, उसके फैक्ट्स बहुत गलत हैं, पूरा रद्दी बुक है ना। हम उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के हम जो है PPM गाइड जो है निकाल रहे हैं, है ना, तो उसी को लीजिए। चलिए, इतने देर से आप बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।